हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल ऑल स्टेट जुडिशरी। ऑल स्टेट जुडिशरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज़ 10 ऑफ सितंबर, सो वी विल डिस्कस टुडेज़ न्यूज़पेपर। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली न्यूज़ से। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये हमारे आर्टिकल्स थे कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदुस्तान टाइम्स के और इंडियन एक्सप्रेस के। यहाँ पर सभी में एक ही टॉपिक को डिस्कस करा गया है कि व्हाट इज़ द गॉड ऑफ काउस एंड एस्टेरॉइड दैट कुड हिट अर्थ, वाई आर एक्सपर्ट्स। इस तरीके से आपको सब जगह ये न्यूज़ में मिलेगा। अब हम बात करते हैं मेन चीज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है कि जो एक हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट होती है वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा जो है रॉकी, बड़ा सा पत्थर जो है हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं आजकल, गॉड ऑफ काउस बोल रहे हैं। और ये हमारे अर्थ के काफ़ी पास है। फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि एस्टेरॉइड्स। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं। तो एस्टेरॉइड्स जो है फ्रेंड्स, हमारे जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर प्लैनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि एस्टेरॉइड भी हमारा प्लैनेट का पार्ट हो जाता है। जैसे हम बात करें कि जो एस्टेरॉइड्स हैं क्या है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे, जो ऑर्बिट के अंदर, सन की ऑर्बिट के अंदर चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऑर्बिट का मीनिंग होता है, सपोज ये सन है हमारा, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से ये एस्टेरॉइड बेल्ट भी बन जाती है। और ये क्या होते हैं, मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स, यानी कि काफ़ी स्मॉल होते हैं ये प्लैनेट से, और दे आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट, और इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। और हम बात करें जैसे अकॉर्डिंग टू नासा, जो हमारा क्या कहते हैं एस्टेरॉइड्स है, टोटल हमारे जो हैं एस्टेरॉइड्स हैं 9,94,383 हमारे टोटल जो है एस्टेरॉइड्स हैं। और ये क्या है, हमारा एक फॉर्म करता है, यानी कि ये हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारा फॉर्म हो गए थे ये एस्टेरॉइड्स। तो ये एस्टेरॉइड्स को लेकर के बात हो जाती है। अब हमारे एस्टेरॉइड्स भी 3 तरीके के होते हैं, आप देखकर चल सकते हैं कि जैसे हमारा ये पिक्चर है, ये शो कर रहा है, ये जो हमारा न्यूज़ में था इस तरीके से ये शो कर रहा है। और ये हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट हो गई। सपोज़ ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारा सन है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, एस्टेरॉइड बेल्ट बन जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये अलग अलग बेल्ट्स बन रही हैं हर एक प्लैनेट के आसपास। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे क्या है। और ये हमारी जो होती है क्या होती है, मेन एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। सबसे पहले नंबर पर हमारी क्या होती है, मेन एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। फिर उसके बाद हमारी ट्रोजन एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, जो हमारे अर्थ के थोड़ा इसके थोड़ा दूर होती है, मेन एस्टेरॉइड बेल्ट के थोड़ा दूर होती है। और फिर हमारी एक होती है अर्थ के पास, जो अभी करेंटली न्यूज़ के अंदर है। जैसे हम बात करें कि मोर देन 10,000 एस्टेरॉइड हैं, जो हमारे क्या ओवर 1400 आर क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हजार्डियस एस्टेरॉइड्स, यानी कि 1400 कम से कम ऐसे हैं जो हजार्डियस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले एस्टेरॉइड्स हैं। और 10,000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स हमारे पास हैं। अब आप ये पिक्चर देखिएगा कि ये जो हमारा करेंटली न्यूज़ के अंदर एस्टेरॉइड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपोफिस। एपोफिस भी हम इसको बोल सकते हैं। आप इससे पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स, क्या है कि ये 2004 में खोजा गया था, 13 अप्रैल 2029 को। क्या है ये कि को हमारे ग्रह स्तर की सतह से 32,000 किलोमीटर से भी कम दूरी से गुजरेगा। ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, एक तरीके से ये प्रॉपर हम नहीं कह सकते। और इसका जो साइज़ है फ्रेंड्स, इसका साइज़ 304 मीटर का है, यानी कि काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। अगर इसने किसी भी कंट्री पर, कहीं भी किसी भी अर्थ पर हिट किया तो काफ़ी तगड़ा धमाका यहाँ होने वाला है। और ये क्या है, ये करीब 4.5 अरब साल, यानी कि 4.5 अरब साल पहले इसको क्या करा गया था, खोजा गया था, तैयार हुआ था, बना था, ये उस टाइम से बनना शुरू हुआ था। एंड हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा, जो ये अगर इसका एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि यदि अगर ये हमारा पृथ्वी को हिट करता है यहाँ पर, तो क्या होगा, कम से कम हमारा 12 लाख किलो टन्स काइनेटिक एनर्जी से ये यहाँ पर हिट करेगा। और लगभग आप मान के चल सकते हैं जैसे हिरोशिमा का हमारा धमाका हुआ था 1945 में, इस तरीके से ये हिट कर सकता है। आप देखिए,
तो ये बात हो जाती है हमारी इस एस्टेरॉयड को लेकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए, ये हमारा जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आता है। तो ये क्वेश्चन है, न्यूज़ है हमारी, एट ब्रिक्स समिट इन रशिया डोवल में मीट चाइनीज़ मिनिस्टर वांग ई। यानी कि जो हमारे चाइना के मिनिस्टर हैं वो क्या होने वाले हैं, यहाँ पर मिलने वाले हैं ब्रिक्स समिट के अंदर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल विल अटेंड अ 3-day मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स beginning with on Wednesday at St. Petersburg, where he will engage with Russian NSA Sergei Shoigu in their first meeting since Prime Minister Narendra Modi's visit to Ukraine, as well China's top diplomat वांग ई। तो यानी कि ये वांग ई से भी मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर ये यहाँ पर मिले इनसे तो हमारी काफ़ी सारी यहाँ पर बात हो सकती है। हमारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, एलएसी वगैरह जो हमारी डिस्प्यूट्स चल रही हैं, इससे रिलेटेड भी हमारी यहाँ पे बात हो सकती है और मैटर रिजोल्व हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स हमारा एक जो है एसोसिएशन है, जो किसकी है, ये हमारी जो फुल फॉर्म होती है ब्रिक्स की, ये कंप्लीट कंट्रीज़ को डिनोट करती है फ्रेंड्स। जैसे कि क्या है, ये ब्रिक्स के अंदर आ जाता है पहली कंट्री ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये सभी कंट्रीज़ जो हैं हमारी ब्रिक्स के अंदर आती हैं। और पहले क्या होता था कि सिर्फ हमारी 5 कंट्रीज़ हुआ करती थी। और 2010 में क्या होता है, 2010 में हमारा साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेता है। तो अब टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गई, टोटल हमारी 6 कंट्रीज़ हो गई और इसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। और इस बार हमारी क्या है, तो 2023 में जो थी हमारी 15th ब्रिक्स समिट थी, जो होस्ट करी गई थी साउथ अफ्रीका के द्वारा। और जो हमारी 2024 में ब्रिक्स होने वाली है वो हमारी 16th ब्रिक्स होगी और वो अक्टूबर 2024 में होगी। और कहाँ होगी, रशिया के अंदर। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बार जो है हमारी ब्रिक्स कहाँ होने वाली है, रशिया के अंदर 2024। और ये कौन सी ब्रिक्स होने वाली है, हमारी 16th ब्रिक्स समिट होने वाली है। फिर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ एक्सपेंड करी गई है। आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारा ब्राज़ील है, फिर उसके बाद हमारी ये साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब हमारी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। जो ब्रिक्स है हमारा क्या था, जो ये ग्रुप है जो फॉर्म करता है सभी लीडर्स को, सभी कंट्रीज़ के लीडर्स को, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और ये अब 8 से इसमें 6 G7 G8 भी यहाँ पर लोग आने वाले हैं इसके अंदर। मतलब सभी लोग क्या चाहते हैं कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, हम भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग समिट है फ्रेंड्स, हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ये एनर्जी को लेकर के, प्लस हमारा रीजनल डेवलपमेंट को लेकर के, प्लस हमारा रिसोर्सेज जो हैं उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है उसको लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, प्लस मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को भी यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड करा है, और प्लस जितनी भी कैलेमिटीज़ हैं उनको भी यहाँ इन्होंने इंक्लूड करा है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं हर एक कंट्री को जो भी इसका पार्ट है। अब सिग्निफिकेंस इसमें क्या है कि ये अप्रोक्सीमेटली क्या करती है, 3.5 बिलियन पीपल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड के जो 45% जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ब्रिक्स का हिस्सा है। यानी कि ये सभी 6 देश आप देख के चल सकते हैं। चाइना जो है हमारा क्या है, $17.96 TN एंड इंडिया 3.39, रशिया आप देख सकते हैं। तो टोटल मिला के हमारा क्या है, यहाँ पर 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ हिस्सा लेती है। और कलेक्टिवली यहाँ जो क्या करते हैं, 28.5 ट्रिलियन USD से यहाँ पर क्या ग्लोबल इकोनॉमी है इसकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये बात हो जाती है हमारी ब्रिक्स को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेथ 60 मिसाइल की। तो फेथ 60 मिसाइल क्या है, फाद 360 मिसाइल क्या है। जो हमारा ये मिसाइल सिस्टम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और कौन सी कंट्री का है और कौन सी कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये ईरान जो है हमारा फाद 360 मिसाइल को
सेंड कर रहा है, यानी कि भेज रहा है किसको, रशिया को, यानी कि रशिया इसको खरीद रहा है। ठीक है, अब देख के चल सकते हैं यहाँ पर कि ये क्यों है न्यूज़ के अंदर। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिसेंटली रिपोर्टेड दैट ईरान हैज़ डिलीवर्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंक्लूडिंग द फाद 360 टू रशिया, यानी कि जो हमारा ईरान है 360 मिसाइल को रशिया में भेज रहा है। तो ये हमारी न्यूज़ हो जाती है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अगेन वो इस मिसाइल को लेकर ही बनने वाली है। बाकी हमारा जो न्यूज़ होती है मेन, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती फ्रेंड्स, बल्कि उसका जो बैकग्राउंड होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी क्या है हमारी फाद 360 मिसाइल, और फतेह 360 इज़ एन ईरानियन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि क्या है, SRBM है, यानी कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब अच्छा काम करती है ये शॉर्ट रेंज में, और काफ़ी कम खर्चे वाली मिसाइल है ये। इसीलिए रशिया जो है क्या चाहता है कि मैं कम से कम खर्चे में अपना जो है इन मिसाइलों को यूज़ करूं, और बाकी जो उनके काफ़ी एक्सपेंड कर रखे हैं जिन पर उन्होंने काफ़ी पैसा, वो उसको एकदम से इतना खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं कि इसका जो वेट है 787 किलोग्राम वेट है इसका, और ये क्या करती है, ट्रेवल जो इसकी स्पीड है वो है 3 to 4। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के अंदर इसकी स्पीड को और इसके कितने किलोग्राम की ये चीज़ें भी आजकल आने लगी हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्या होती है, इक्विप्ड विद सॉलिड फ्यूल इंजन, यानी कि इसके अंदर जो है सॉलिड फ्यूल इंजन होता है। इस तरीके से ये मिसाइल होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हर एक एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सभी टॉपिक्स के बैकग्राउंड को मोस्टली कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किसी भी बुक से पढ़ लिया और वो एग्ज़ाम में आ गया, बल्कि जो न्यूज़ में, करंट न्यूज़ में बनी रहती हैं चीज़ें, उससे कनेक्टेड ही चीज़ें एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। आप देखिए ये क्या है, बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट। अब ये क्या है, मिशन टू मरकरी, यानी कि ये जो मिशन है ये मरकरी को डिनोट कर रहा है। आप देखिए मरकरी हमारा कहाँ है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, और मरकरी जो है हमारे सन के काफ़ी पास है, यानी ये जस्ट पास, ये हमारा मरकरी है। अब मरकरी के बाद इसको सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि ये बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट क्या है और क्यों हमारा न्यूज़ के अंदर है। रिसेंटली द बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट गेव साइंटिस्ट देयर फर्स्ट क्लियर व्यू ऑफ मरकरीज साउथ पोल, यानी कि साइंटिस्ट ने पहली बार इसको सही तरीके से क्लियरली दिखाया है। आप देखिए क्लियरली इसकी पिक्चर शो हुई है। फिर उसके बाद क्या होता है, अबाउट बेबी कोलंबो, इसका थोड़ा अजीब सा नाम है, स्पेसक्राफ्ट। इट इज़ जॉइंट यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाजा मिशन टू मरकरी, यानी कि जो ये मिशन है फ्रेंड्स, ये 2 कंट्रीज़ का मिशन है, यानी कि यूरोप और प्लस जापान। और यूरोप की जो हमारी एजेंसी होती है, जैसे हमारी क्या है, हमारी है आपका इसरो, इसरो इंडिया की है, इसरो इंडियन एजेंसी है। एंड जो हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ESA, ये हमारी है यूरोप की। एंड जापान की जो है वो हमारी है जाजा, जिसकी फुल फॉर्म होती है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इन दोनों एजेंसीज को लेकर के क्या हो रहा है, ये मिशन भेजा गया है जिसका नाम है बेबी कोलंबो मिशन। और ये क्या कर रहा है, ये देखो मरकरी के पास बिल्कुल इन्होंने इसको भेजा है, इधर यहाँ पर मरकरी है, तो इधर ये मिशन जो है यहाँ पर भेजा गया है इसकी स्टडी करने के लिए। अब आप इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, MMO ऑर्बिट और है MPO ऑर्बिट, यानी कि 2 ऑर्बिट है। ये हमारा मरकरी है, यहाँ पर पहला मिशन और दूसरा इधर, यानी कि ये क्या करेगा, स्टडी करेगा मरकरी को। देखिए ये क्या है, मरकरी प्लेनरी ऑर्बिटर, यानी कि MPO और MMO, जैसा हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, MMO MPO ऑर्बिट। अब हम इन ऑर्बिट्स के बारे में जानते हैं किस लिए ये ऑर्बिट हैं। तो पहली जो है MPO, वो क्या है, प्राइमरीली जो प्रोवाइड करती है बाय ESA एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग एंड स्टडिंग मरकरी सरफेस एज वेल एज इट्स कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी, यानी कि MPO जो है हमारा स्टडी करेगा किसको,
मैपिंग को, यानी कि जो उसका मैपिंग है, या फिर स्टडी करेगा मरकरी के सरफेस को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर, ये क्या करेगा एमएमओ इज प्रोवाइडेड बाय जाजा, ये हमारा जाजा से है और ये हमारा ईएसए से है, यानी कि यूरोप से, एंड इज फोकसिंग ऑन स्टडिंग मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटोस्फेयर, यानी कि कहाँ से किस चीज़ को स्टडी करेगा, मैग्नेटोस्फेयर को और मैग्नेटिक फील्ड को ये स्टडी करने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी इस मिशन को लेकर के हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कवास्की डिसीज़, ये काफ़ी न्यूज़ में है और रिसेंटली क्या हो रहा है, वन बाय वन कोई ना कोई डिसीज़ जो है हमारी न्यूज़ में आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ है उसके क्या लक्षण होते हैं और वो कहाँ पर पहली बार जन्म लेती है वो डिसीज़। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि उस डिजीज़ को लेकर के कंसर्न प्लेस कौन सी है हमारी, या फिर कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वो हो रही है, ये दो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो जो हमारी कवास्की डिसीज़ है ये क्या कर रही है, रिसेंटली जो बेंगलुरु बेस्ड डॉक्टर हैं वो रिवील करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, कोविड-19 के बाद बच्चों के अंदर तेज़ी से बीमारी फैल रही है जिसको बोलते हैं कवास्की डिसीज़। और इस डिसीज़ के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा सिंड्रोम होता है और म्यूकोटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, इससे बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है बॉडी में, आईज़ रेड हो जाती हैं, फीवर हो जाता है, और ये लगभग 5 साल के बच्चों के अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर इसके अंदर क्या देखिए, आप देख सकते हैं रेड आइज़ हो रही हैं और इस तरीके से ये टंग भी रेड हो रही है, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, ड्राई रेड सोलन नोड्स हो जाती हैं इस तरीके से, ये हमारी यहाँ पर इसको बता दिया गया है। और इसके सिम्टम यही है कि ये इंक्लूड करता है फीवर, रैश, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, इरिटेशन एंड रेडनेस ऑफ वाइट्स ऑफ आईज, swollen lymph glands in the neck and irritation and inflammation of the mouth, lips and throat। ये सभी चीज़ें आपका जो है यहाँ सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में इसके सिम्टम्स को भी पूछ लिया जाता है। और ये डिजीज़ जो है डायरेक्टेड कहाँ से करी गई, ये दिस डिजीज़ वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन जापान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात करती है प्लेस ऑफ डिसीज़ की। बाय टोमिसाकु कवास्की इन 1967 फर्स्ट केसेस आउटसाइड ऑफ जापान वर रिपोर्टेड इन हवाई, यानी कि पहली बार जो इसका जापान के अलावा किसी देश के अंदर जो है ये डिजीज़ देखी गई तो वो हमारा हवाई था इन 1976। तो आप इस डिजीज़ के बारे में ये जान सकते हैं। फिर हम बात करते हैं युद्ध अभ्यास की। जो हमारे अभ्यास होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, मैच द फॉलोइंग के रूप में ये हमारे क्वेश्चन सामने आते हैं। आप देख सकते हैं युद्ध अभ्यास क्या होता है। अभी हमारी हाल ही में ये एक्सरसाइज हो रही है युद्ध अभ्यास, ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ये इंडिया एंड यूएस बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है। बायलेटरल का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जब कभी दो देशों के, यानी कि दो से संबंधित के, जब कभी दो देशों के बीच में कोई भी एक्सरसाइज होती है, कोई भी मीटिंग होती है तो हम उसको बायलेटरल बोलते हैं। और जब 3 लोगों के या 3 देशों के बीच में कोई भी एक्सरसाइज होती है या फिर कोई भी मीटिंग होती है उसको हम ट्राइलेटरल बोलते हैं। तो बायलेटरल मीन्स कि 2 कंट्रीज हैं ऑब्वियसली, दैट इज इंडिया एंड यूएस, दैट इज इंडिया एंड यूएस। इन दोनों के बीच में क्या है, ये हमारा युद्ध अभ्यास चल रहा है। और युद्ध अभ्यास क्या है, हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये मैंने बता दिया इंडियन यूएसए के बीच में हुई, इट हैज़ गोइंग सिंस, ये हमारा 2004 से ये कंटिन्यूसली चल रही है। और इसके काफ़ी सारे प्रीवियस एडिशन थे, जैसे अलास्का हो गया, यूएसए हो गया। युद्ध अभ्यास 2024 का जो हमारा न्यू वर्जन है वो हमारा 20th एडिशन है, यानी कि जो हमारा युद्ध अभ्यास का जो 2024 का वर्जन है वो है, क्या कहते हैं, 20th वर्जन। और इसकी जो लोकेशन है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान है। आप सिर्फ इसको इतना याद रखिएगा कि युद्ध अभ्यास कौन से 2 देशों के बीच में है और ये कौन सा नंबर है। फिर हम बात करते हैं इंडिया JCC FM मीटिंग, यानी कि इंडिया की जो है JCC से मीटिंग हो रही है, यानी कि FM मीन्स फॉरेन मिनिस्टर।
अब आप देख सकते हैं ये हमारे जयशंकर हैं, जिनकी मीटिंग किससे हो रही है, JCC, यानी कि जो हमारी क्या है, JCC एक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, यानी कि जो स्पेसिफिकली गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है JCC। तो GCC हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया GCC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाई इन न्यूज़। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर अराइव्ड इन सऊदी अरेबियाज कैपिटल रियाद, यानी कि हमारे जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, S जयशंकर, वो कहाँ गए, वो सऊदी अरेबिया गए, रियाद में, और वो अपनी पहली मीटिंग यहाँ पर ये अटेंड कर रहे हैं, जो किसके बीच में हो रही है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के, और इसको हम बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। अब यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो हमारा JCC है इसके अंदर हमारी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलाइंसेस हैं, मतलब जितनी भी ये अरेबियन कंट्रीज़ है, इसके अंदर टोटल 6 अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सभी जो हैं इसके अंदर अरेबियन कंट्रीज़ हैं JCC के अंदर। और ये 1981 में एस्टेब्लिश की गई थी, किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन बिटवीन 6 स्टेट्स, मतलब इन सभी 6 स्टेट्स के अंदर। आप मैप देख सकते हैं, ये 6 स्टेट्स हैं, ये सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब 6 स्टेट्स इसकी यहाँ पर शो कर जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि वाई गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल फिगर प्रोमिनेंटली इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कैसे ये हमारी मदद कर रही है GCC। तो जो हमारी सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि ये इंटर गवर्नमेंटल हमारी यूनियन है, GCC जो है इंटर गवर्नमेंटल यूनियन है, और ये क्या करती है, इसके अंदर 6 देशों को लेकर चल रही है अपने आसपास के, जो हमने अभी डिस्कस करे, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरब एंड UAE। फिर इंडिया एंड GCC इंजॉय डीप एंड मल्टीफेसेड रिलेशनशिप, यानी कि ये काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इंडिया की इन सभी कंट्रीज से। अब देखिए जो हमारा ये मैप है, इसके अंदर हमारा जो है इंडिया इधर की तरफ है, इधर हमारा ये इंडिया है, सिर्फ इन सब कंट्रीज़ के और इंडिया के बीच में एक ही समंदर का ही डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं इंडिया के। आप देखकर चल सकते हैं कि इसको जो एक याद करने की ट्रिक है वो ये है क्यूबॉक्स, यानी कि क्यूबॉक्स का क्या फुल फॉर्म होगा, कतर, UAE, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सभी कंट्रीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। और ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था कि फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती थी कि हम बस इन कंट्रीज़ को ऑयल से ही कनेक्ट करते थे, हम इनसे कच्चा तेल वगैरह ही लेते थे, लेकिन अब जो है हमारा ऐसा नहीं है, ये कंट्रीज़ डेवलप कर रही हैं और काफ़ी लोग विज़िट करते हैं यहाँ पर। और देख के चलिए आप कि 2023-24 में जो है इंडिया की जो बायलेटरल ट्रेड थी वो 161.59 बिलियन डॉलर्स थी, USD डॉलर्स, यानी कितनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी ट्रेड इंडिया की यहाँ इन कंट्रीज से हुई है। और जो एक्सपोर्ट था हमारा वो 56.3 बिलियन था, एंड जो हमारा इम्पोर्ट था वो 105.3 US बिलियन डॉलर्स था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब हमारे काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए इन कंट्रीज से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जैसे कि हम बात करें GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो पहला हमारा ये हुआ था 2004 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर। फिर इसमें एनर्जी कॉरपोरेशन हुआ, एनर्जी कॉरपोरेशन को लेकर के 35% ऑफ इंडियाज़ ऑयल इम्पोर्ट एंड 70% ऑफ गैस इम्पोर्ट्स, ये हुआ यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें इस न्यूज़ को लेकर के इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि जो अरब कंट्री है उसका जो पहला न्यूक्लियर प्लांट है वो है बराक न्यूक्लियर प्लांट। बराक
इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंदर, कि बराक न्यूक्लियर प्लांट अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये कौन सी कंट्री का है या कौन से एरिया से बिलोंग करता है ये। फिर हम देखते हैं बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट क्या होता है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये एक तो हमारा इमेरेट ऑफ अबू धाबी यूएई के अंदर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। फिर ये हमारा जो है फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इन अरब वर्ल्ड है, यानी कि जो अरब वर्ल्ड है उसका पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है ये, और ये 2012 में बना था और ये प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन में 2020 में आया। फिर इसके अंदर जो है 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है दैट इज़ द हार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, विच मीन्स कि दे कंटेन एंड कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस हीट थ्रू अ फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड फिजन। यानी कि जो हमारा हीट वगैरह जो प्रोड्यूस करी जाती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से ही करी जाती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पर, ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। फिर हम बात करते हैं, इतनी तो बात हो जाती है हमारी इस एनर्जी प्लांट को लेकर के। फिर हम बात करते हैं कि जो इंडिया है उसके यूएई से कैसे रिलेशंस हैं, यानी कि इंडिया यूएई रिलेशंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला क्या है कि इंडिया का काफ़ी जो है यूनाइटेड अरब इमिरेट से काफ़ी ज़्यादा क्या है कोऑपरेशन अच्छा है, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को लेकर के। अब क्या हो रहा है, डे बाय डे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को भी सुधारने की कोशिश करी जा रही है, डिफरेंट हमारी जो स्कीम्स हैं उसके थ्रू। अब जैसे हम बात करें कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की, तो यानी कि जो यहाँ से इंडिया से जो यहाँ से काफ़ी सारे वर्कर्स जा रहे हैं, लेबर से भी हैं वो और एजुकेटेड भी हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, तो एक क्या मेन मोड हो जाता है कि जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसको सुधारने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ शुरू करी गई हैं। जैसे यहाँ हम बात करें कि रूपे इंडिया विद J1 यूएई, यानी कि एक स्कीम ये यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट की थी, जिसको हम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के बात हो रही है यहाँ पर। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो क्या बिल्ड कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर को बिल्ड कर रहा है। जैसे रुपे हो गया अक्रॉस यूएई, डिजिटल रुपे क्रेडिट हो गया, और यहाँ पर बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी चल रही है काफ़ी, जिसको हम BIT भी बोलते हैं। और इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब क्या होता है ये हमारा फ्रेंड्स, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारा एक कॉरिडोर है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि ये इसके अंदर G20 लीडर्स ने भी जब बात की थी, जब हमारा क्या हुआ था 2023 में न्यू दिल्ली में G20 समिट हुई थी। अब आप देख के चल सकते हैं मैप के थ्रू, ये हमारा क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ से क्या है ये सब कनेक्टेड है, यूएई, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा यूएई का अल गुहेफत, और फिर ये सऊदी अरेबिया, रियाद सऊदी अरेबिया, फिर ये यहाँ इज़राइल सऊदी अरेबिया, और ये ग्रीस, ये सब यहाँ पर इस कॉरिडोर को, इस पर्टिकुलर इन सब कंट्रीज़ के कॉरिडोर को हम क्या बोलते हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के अंदर कौन कौन से देश हैं या फिर कौन सा देश नहीं है, तो आप ये यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये सब कंट्रीज़ जो हैं हमारी किसकी हैं, ये सब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के अंदर आ जाएंगी, ये सब हमारी कंट्रीज़। यहाँ सी रूट भी हो सकता है, रेल रूट भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कल्चरल कोऑपरेशन की, तो कल्चरल कोऑपरेशन भी यहाँ पर हुई है बिटवीन नेशनल आर्कीव्स ऑफ द टू कंट्रीज टू रेस्टोर एंड प्रिजर्व आर्कीवल मटेरियल, यानी कि मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात में हुआ था ये यहाँ पर। और ये हुआ था ग्रेटिट्यूड फॉर बेब्स टेम्पल कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंडिया थैंक्ड द UAE फॉर इट्स सपोर्ट इन ग्रांडिंग लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बाब्स टेम्पल, यानी कि इंडिया ने काफ़ी थैंक बोला था, काफ़ी शुक्रिया बोला था किसको, UAE को, इन्होंने जो यहाँ पर क्या किया था, लैंड दिया था बेब्स टेम्पल को। फिर हम बात करें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, ये भारत मार्ट, ये भी इसका एक पार्ट हो जाता है।
और इंडिया यूएई बायलैटरल रिलेशन बिटवीन सो फार काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। हम अगर बात करें इंडिया और यूएई की, तो ये रिलेशन लगभग 1972 से चले आ रहे हैं। हमारा क्या हुआ था इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी 2015 में जो विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर की यूएई के अंदर, वहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इन दो देशों के बीच में। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे बायलैटरल ट्रेड है हमारी कम से कम 85 बिलियन की 2022-23 में, यानी कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सेकंड लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्ट पार्टनर है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इसको यहाँ पर लाया गया है। फिर हम बात करें एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन की, तो ये यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, यानी कि काफ़ी अच्छा ऑयल रिजर्व्स है इनके पास, जो हमारी लगभग मदद कर रहा है। और फिर हम बात करें स्ट्रेटेजिक रीजनल एंगेजमेंट की, तो हमारा क्या है, एक टर्म है I2U2। इसके अंदर क्या है हमारा फ्रेंड्स, I2U2 का मतलब क्या होता है कि इंडियाज मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, यानी कि इसके अंदर ये 4 कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं बात करूं कि I2U2, इसके अंदर हमारे 4 कंट्रीज़ हैं। पहला है I का मतलब होता है यहाँ पर इंडिया एंड इज़राइल, एंड फिर हमारा बात होता है U का, यूनाइटेड अरब इमेरेट्स, और दूसरा होता है US। ये हमारे 4 यहाँ पर कंट्रीज़ हैं I2U2 के अंदर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, वाई डू रॉकेट्स रिक्वायर हीलियम, यानी कि हीलियम की क्या ज़रूरत पड़ती है रॉकेट्स में। अभी हमने हाल ही में देखा कि जो हमारी सुनीता विलियम थी वो ऊपर फंस गई हैं, और क्या रीज़न रहे हैं ये सब चर्चा में चल रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा क्या होता है, हीलियम एक इम्पॉर्टेंट गैस है और काफ़ी लाइटेस्ट है गैस है ये हमारी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि रिसेंटली क्या हुआ, 2 नासा के जो एस्ट्रोनॉट थे वो बोइंग से थे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफ़ी टाइम से क्या हुआ, फंस गए हैं। और किस वजह से, जो हीलियम थी वो लीक हो गई है, हीलियम गैस लीक हो गई है। अब मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि हीलियम गैस के लीक होने के क्या क्या रीज़न हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें हीलियम गैस के बारे में कि ये क्या करती है, अदर जो सब्सटेंस है उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती, और ये काफ़ी लाइटेस्ट होती है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, काफ़ी स्मॉल है ये, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, यानी कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कितना भी ठंडा एटमॉस्फेयर हो, ये गैस जो है फ्रीज नहीं होने वाली, वैसे की वैसी फॉर्म में रहेगी हाइड्रोजन के बाद। सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है ये हमारा, ये इंपॉर्टेंट चीज़, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा क्या है, हीलियम है। और ये नॉन टॉक्सिक है, नुकसान देने वाली गैस नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर हम इसमें सांस लेंगे तो क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगी हमारा ऑक्सीजन को, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब ये रॉकेट्स के अंदर कैसे यूज़ करी जाती है, ये क्या करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए, जो हमारे टैंक्स होते हैं या रॉकेट के अंदर उनको प्रेशराइज़ करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होने के बाद भी इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसका बहुत छोटा एटॉमिक साइज़ होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी इसे छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, ये वहीं जगह बना करके लीक हो जाती है। तो ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये छोटा सा भी स्पेस अगर इसको मिलता है तो ये क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। तो यही कारण रहे होंगे, आप देख सकते हैं इसको, जो हमारा ये कंसर्न टॉपिक है इसमें हमारा हीलियम गैस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की, जो है मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ इनएडुकेट एक्सेस टू वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टडी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्या हो रहा है कि इनएडुकेट एक्सेस यानी कि प्रॉपर तरीके से हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, यानी कि बच्चों को भी नहीं दे रहे हैं। वो रीज़न हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और प्लस छोटे बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसकी वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स,
हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो हमने कल यहाँ पर क्या डिस्कस करा था कि जो इनएडुकेसीज थी, ये सब रीजंस यहाँ पर आ गए थे, और आप देख के चल सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाती है उनकी, और काफ़ी सारी चीज़ें इन बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। तो आज के आर्टिकल में क्या लिखा है देखो कि ओवर 70% चिल्ड्रन डेथ्स इन इंडिया आर लिंक्ड टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की वजह से 70% चिल्ड्रन जो हैं क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। और रीज़न क्या है, रीज़न वही अगेन हंगर भी यहाँ पर एक रीज़न है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ऑन द चैलेंजेस द रोड सेफ्टी इन इंडिया। अब रोड सेफ्टी की बात हो रही है इंडिया के अंदर। आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जो है हमारा रोड स्ट्रक्चर, यानी कि रोड जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं हैं, और वो पुअर होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ लगभग जो है हमारे यहाँ 2023 में क्या हुआ, लगभग 4 लाख एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें से लगभग 1 लाख जो है वहाँ पर डेथ हुई। तो ये क्या क्या रीज़न हो जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। देर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इंसिडेंट्स। सपोज फर्स्ट ऑफ द इंसिडेंट मे बी दैट द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सेकेंड वन इज दैट द स्पीड। आजकल क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड लोग रखते हैं अपनी कार की, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से पेडेस्ट्रियन को जाने की जगह नहीं है, यानी कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको सही तरीके से वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिलता है। फोर्थ हम बात करें कि क्या होता है, जो गाड़ी होती है उसमें एक से ज़्यादा यानी कि 3 लोगों की सीट होती है, तो वहाँ उसमें 6 लोग बैठ जाते हैं, ये भी एक रीज़न हो जाता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एक्सीडेंट के लिए। अब क्या हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से, इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज़ कोई भी एक व्यक्ति उसमें ऐसा था जिस पर पूरी फैमिली जो थी डिपेंडेंट थी, और जब फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी तो वो डिपेंडेंट चला गया। अब क्या होगा, सीधी सी बात है, पॉवर्टी आएगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्ट्रेस क्रिएट होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोड का हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। आप देख सकते हैं ये पिक्चर। फिर हम बात करते हैं सबमरीन की। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले। जो हमारी 2 एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल्स हैं फॉर द इंडियन नेवी लॉन्च एट कोचिन शिपयार्ड, यानी कि 2 हमारी वारफेयर यानी कि लड़ाकू जो हमारी सबमरीन है वो लॉन्च करी गई है वेसल, कहाँ पर, कोचिन शिपयार्ड के अंदर, कोचिन शिपयार्ड। तो ये कौन कौन सी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, ये इस तरीके से यहाँ पर है। दूसरी है सबमरीन्स, ये यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखा रखी हैं। तो मैं आपको बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो टाइप्स ऑफ वारशिप होते हैं, सबसे खतरनाक जो होती है वो हमारी एयरक्राफ्ट होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर। जो हमारी कौन सी है, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत अंडर द कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिर डिस्ट्रॉयर्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं, वो कौन सी है, जैसे कि INS कोलकाता, INS विशाखापट्टनम, INS इम्फाल। और सबसे कम कैटेगरी की जो बहुत कम हैजार्डियस होती हैं वो होती हैं हमारी ट्रेनिंग शिप्स, जो हमारी INS तरंगिनी, INS सुदर्शनी, ये हैं। और ये हमारी जो है क्या है, जो हमारी करेंटली न्यूज़ के अंदर है, एंटी सबमरीन वेसल। तो आज हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसको आंसर कर सकते हैं विद रेफरेंस टू क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि किसकी बात हो रही है, क्वाड की बात हो रही है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इट कंडक्ट्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोन एज मालाबार। क्या ये क्या करता है, कंडक्ट करता है मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको हम मालाबार बोलते हैं। सेकंड, इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन टोक्यो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये टोक्यो के अंदर नहीं लोकेटेड है हमारा क्वाड। ये I2U2 का मतलब क्या होता है कि एंड इंडियाज मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, यानी कि इसके अंदर ये 4 कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं बात करूं कि I2U2, इसके अंदर हमारे 4 कंट्रीज़ हैं। पहला है I का मतलब होता है यहाँ पर इंडिया एंड इज़राइल,
एंड फिर हमारा बात होता है यू का, यूनाइटेड अरब इमेरेट्स, और दूसरा होता है यूएस। ये हमारे 4 यहाँ पर कंट्रीज़ हैं I2U2 के अंदर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, वाई डू रॉकेट्स रिक्वायर हीलियम, यानी कि हीलियम की क्या ज़रूरत पड़ती है रॉकेट्स में। अभी हमने हाल ही में देखा कि जो हमारी सुनीता विलियम थी वो ऊपर फंस गई हैं, और क्या रीज़न रहे हैं ये सब चर्चा में चल रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा क्या होता है, हीलियम एक इम्पॉर्टेंट गैस है और काफ़ी लाइटेस्ट गैस है ये हमारी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि रिसेंटली क्या हुआ, 2 नासा के जो एस्ट्रोनॉट थे वो बोइंग से थे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफ़ी टाइम से क्या हुआ, फंस गए हैं। और किस वजह से, जो हीलियम थी वो लीक हो गई है, हीलियम गैस लीक हो गई है। अब मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि हीलियम गैस के लीक होने के क्या क्या रीज़न हो जाते हैं। जैसा कि हम बात करें हीलियम गैस के बारे में कि ये क्या करती है, अदर जो सब्सटेंस है उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती, और ये काफ़ी लाइटेस्ट होती है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, काफ़ी स्मॉल है ये, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, यानी कि कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कितना भी ठंडा एटमॉस्फेयर हो, ये गैस जो है फ्रीज नहीं होने वाली, वैसे की वैसी फॉर्म में रहेगी इसके हाइड्रोजन के बाद। सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है ये हमारा, ये इंपॉर्टेंट चीज़, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा क्या है, हीलियम है। और ये नॉन टॉक्सिक है, नुकसान देने वाली गैस नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर हम इसमें सांस लेंगे तो क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगी हमारा ऑक्सीजन को, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब ये रॉकेट्स के अंदर कैसे यूज़ करी जाती है, ये क्या करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए, जो हमारे टैंक्स होते हैं या रॉकेट के अंदर, उनको प्रेशराइज़ करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होने के बाद भी इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसका बहुत छोटा एटॉमिक साइज़ होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी इसे छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, ये वहीं जगह बना करके लीक हो जाती है। तो ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये छोटा सा भी स्पेस अगर इसको मिलता है तो ये क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। तो यही कारण रहे होंगे, आप देख सकते हैं इसको, जो हमारा ये कंसर्न टॉपिक है इसमें हमारा हीलियम गैस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की, जो है मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ इनएडुकेट एक्सेस टू वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टडी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्या हो रहा है कि इनएडुकेट एक्सेस, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, यानी कि बच्चों को भी नहीं दे रहे हैं। वो रीज़न हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और प्लस छोटे बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसकी वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो हमने कल यहाँ पर क्या डिस्कस करा था कि जो इनएडुकेसीज थी, ये सब रीजंस यहाँ पर आ गए थे, और आप देख के चल सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाती है उनकी, और काफ़ी सारी चीज़ें इन बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। तो आज के आर्टिकल में क्या लिखा है, देखो कि ओवर 70% चिल्ड्रन डेथ्स इन इंडिया आर लिंक्ड टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की वजह से 70% चिल्ड्रन जो हैं क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। और रीज़न क्या है, रीज़न वही अगेन, हंगर भी यहाँ पर एक रीज़न है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ऑन द चैलेंजेस द रोड सेफ्टी इन इंडिया। अब रोड सेफ्टी की बात हो रही है इंडिया के अंदर। आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जो है हमारा रोड स्ट्रक्चर, यानी कि रोड जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं हैं, और वो पुअर होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ लगभग जो है हमारे यहाँ 2023 में क्या हुआ, लगभग 4 लाख एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें से लगभग 1 लाख जो है वहाँ पर डेथ हुई। तो ये क्या क्या रीज़न हो जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। देर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज इंसिडेंट्स। सपोज फर्स्ट ऑफ द इंसिडेंट मे बी दैट द road and infrastructure, and second one is that the speed.
आजकल क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड लोग रखते हैं अपनी कार की, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से पेडेस्ट्रियन को जाने की जगह नहीं है, यानी कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको सही तरीके से वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिलता है। फोर्थ हम बात करें कि क्या होता है, जो गाड़ी होती है उसमें एक से ज़्यादा यानी कि 3 लोगों की सीट होती है, तो वहाँ उसमें 6 लोग बैठ जाते हैं, ये भी एक रीज़न हो जाता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एक्सीडेंट के लिए। अब क्या हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से, इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज़ कोई भी एक व्यक्ति उसमें ऐसा था जिस पर पूरी फैमिली जो थी डिपेंडेंट थी, और जब फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी तो वो डिपेंडेंट चला गया। अब क्या होगा, सीधी सी बात है, पॉवर्टी आएगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्ट्रेस क्रिएट होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोड का हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। आप देख सकते हैं ये पिक्चर। फिर हम बात करते हैं सबमरीन की। यह हमारा लास्ट आर्टिकल है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले। जो हमारी 2 एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल्स हैं फॉर द इंडियन नेवी लॉन्च एट कोचीन शिपयार्ड, यानी कि 2 हमारी वारफेयर यानी कि लड़ाकू जो हमारी सबमरीन है वो लॉन्च करी गई है वेसल, कहाँ पर, कोचीन शिपयार्ड के अंदर, कोचीन शिपयार्ड। तो ये कौन कौन सी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, ये इस तरीके से यहाँ पर है। दूसरी है सबमरीन्स, ये यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखा रखी हैं। तो मैं आपको बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो टाइप्स ऑफ वारशिप होते हैं, सबसे खतरनाक जो होती है वो हमारी एयरक्राफ्ट होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर। जो हमारी कौन सी है, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत अंडर द कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिर डिस्ट्रॉयर्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं, वो कौन सी है, जैसे कि INS कोलकाता, INS विशाखापट्टनम, INS इम्फाल। और सबसे कम कैटेगरी की जो बहुत कम हैजार्डियस होती हैं वो होती हैं हमारी ट्रेनिंग शिप्स, जो हमारी INS तरंगिणी, INS सुदर्शनी, ये हैं। और ये हमारी जो है क्या है, जो हमारी करेंटली न्यूज़ के अंदर है, एंटी सबमरीन वेसल। तो आज हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसको आंसर कर सकते हैं विद रेफरेंस टू क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि किसकी बात हो रही है, क्वाड की बात हो रही है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इट कंडक्ट्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोन एज मालाबार, क्या ये क्या करता है, कंडक्ट करता है मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको हम मालाबार बोलते हैं। सेकंड, इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन टोक्यो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये टोक्यो के अंदर नहीं लोकेटेड है हमारा क्वाड, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।